जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में गणतंत्र दिवस 2024 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो भी गणतंत्र दिवस 2024 से संबंधित होंगे। और आपकी आने वाले समय में साथियों अगर कोई भी परीक्षा है तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनना निश्चित तौर पर तय है। तो इन सभी प्रश्नों को साथियों आप सभी लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करेंगे तो एग्जाम आपका बहुत आसानी से साथियों क्रैक हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे। कितने? पूरे 100 क्वेश्चंस। और संविधान का कंप्लीट नॉलेज आपको दे देंगे, संविधान की पूरी जानकारी आपको दे देंगे, बिल्कुल रटा देंगे साथियों पूरे संविधान का। यानी कि संविधान में से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आज की इस 100 क्वेश्चंस वाली क्लास में से ही बनेंगे। तो साथियों तैयार हो जाइए, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 संख्या तक साथियों सभी प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी मनाई गई है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने का कारण निम्न में से क्या है? यानी कि गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साथियों इस दिन ही तो संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है साथियों? इस बार 2024 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि कहां के राष्ट्रपति साथियों आए थे गणतंत्र दिवस पर? अगर बात करें साथियों यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति की, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। तो मैक्रों की अगर बात करते हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। और ये 26 जनवरी 2024 को यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे विकसित भारत ये भी, और भारत लोकतंत्र की मातृका ये भी साथियों, यानी कि दोनों ही थीम है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी साथियों कौन है? तो किसकी यहां पर बात चल रही है? आप लोग ध्यान रखेंगे सीडीएस जिन्हें कहा जाता है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान लागू होने से पहले किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? यानी कि जब साथियों संविधान लागू नहीं हुआ था तो उस समय किस तहत, यानी कि कौन से अधिनियम के तहत शासन चल रहा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत साथियों भारत में शासन चल रहा था। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर बात करें साथियों जो पहली बैठक हुई ना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और दूसरी बैठक साथियों 11 दिसंबर 1946 को हुई। और दूसरी बैठक में ही यानी कि जो आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए उनका ही नाम साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यह आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के आंसर आपका डी के साथ जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के साथियों अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रारूप समिति की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो जो स्वतंत्र भारत था साथियों तब का पहला केंद्रीय बजट साथियों किसने पेश किया था? आप लोग ध्यान रखेंगे आर के शनमुखम शेट्टी ने किया था। इसलिए राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया बताइए? चलिए
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, M.N. रॉय की जब हम बात करते हैं तो संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो M.N. रॉय ने दिया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले की अगर बात करें 26 जनवरी को साथियों किस रूप में मनाया जाता था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें ना पूरा संविधान यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक आज की इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जो भी आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं संविधान के, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सभी सवाल साथियों इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी क्लास को साथियों एकदम अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे, सभी क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, सभी क्वेश्चंस को एकदम रट लेंगे। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए लागू किया गया तो उसकी अलग डेट है, अगर पूछा जाए अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को साथियों अंगीकृत किया गया। और पूरे संविधान को बनाने में कितना समय लगा, इसके निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसके ऊपर कितनी राशि साथियों खर्च हुई? तो 64 लाख रुपए इस पर साथियों खर्च हुए। और कितने दिन तक इस पर चर्चा चली साथियों? आपको ध्यान रखना है, जो संविधान का प्रारूप था ना, संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक साथियों चर्चा चली थी। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब की गई? ये वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था, पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान साथियों किस देश का है? इंग्लैंड का, भारत का, अमेरिका या फ्रांस का? तो अगर आपका साथियों आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। कुल मिला के भारत आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये सी और बी इधर उधर हो गया। तो सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। उसके बाद देखिए कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, बताइए। तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? एक तरीके से संविधान ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था प्रथम बैठक साथियों कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी बैठक किसने की थी, यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगर पूछा जाए साथियों दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो यह प्रश्न साथियों बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को साथियों संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, बिल्कुल बात सही है साथियों। तो भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब साथियों क्या होता है? तो शासक या राजा या रानी तो नहीं, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज हो, मतलब बाप राजा हो, ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बने, ऐसा है क्या? तो ऐसा भी साथियों नहीं है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाए, तो ये साथियों बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो आंसर कुल मिला के आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यही एक तरीके से गणतंत्र है, यानी कि उसको जनता के द्वारा साथियों चुना जाएगा, उसको गणतंत्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये किस देश के साथियों संविधान से लिए गए हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर बात करें साथियों यहां पर प्रस्तावना की भाषा, जो संविधान की प्रस्तावना की भाषा है, ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये भी आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साथियों यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो 100 प्रश्नों का अगर आप सफर तय कर लेते हैं तो तैयारी में आपकी 4 चांद लग जाएंगे और एग्जाम को क्रैक करने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? देखिए भारत के अगर संविधान की स्रोत करें ना तो अलग अलग चीजें अलग अलग देशों से ली गई है। जैसे कि जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावा जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो सब कुछ अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। यहां पर जब हम साथियों बात करते हैं तो फ्रांस के बारे में साथियों मैंने आपको बताया था कि जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली
प्रणाली है ना, ये कहां के संविधान से ली गई है? ये फ्रांस के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। और यूएसए की अगर बात करें, यानी कि यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। लेकिन साथियों मेरी जानकारी में डेनमार्क के संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है। तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जब हम बात करते हैं साथियों पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? चलिए तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें, मैं आपको बता चुका हूं मूल अधिकार मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न पूछा आपसे जा रहा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों आयरलैंड के संविधान से ली गई, मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा कनाडा से क्या लिया गया है? तो सरकार की जो संघीय व्यवस्था है ना, ये कनाडा के संविधान से ही ली गई है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो भाईचारे की भावना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो भाईचारे की भावना है ये किस देश से प्रेरित है? तो ये साथियों फ्रांस से प्रेरित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो जिसको आप करते हो, शिक्षा को आप ग्रहण करते हो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए ये किस सूची के अंतर्गत है। तो ये साथियों समवर्ती सूची के अंतर्गत है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। जीने का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद साथियों प्रदान करता है? जीने का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 के बारे में साथियों अगर बात करते हैं तो किसके बारे में वर्ण किया गया है? जीने के अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 21 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 370 की साथियों जब बात करें तो इसका मुख्य मसौदाकार कौन था? एग्जाम में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर साथियों थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल यानी कि सीमाओं में परिवर्तन इत्यादि से संबंधित वर्णन करता है? तो अनुच्छेद साथियों कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में किसका वर्ण है? संघ का नाम है, संघ के नाम का वर्ण है और राज्य के क्षेत्रों का वर्ण है। अनुच्छेद 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें साथियों क्या है? इसमें साथियों जो भी राज्यों की स्थापना के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 3 की साथियों बात करते हैं तो इसमें क्या है साथियों? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है और अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो तो उसका परिवर्तन है और कुल मिला के राज्यों के गठन की भी बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता से संबंधित साथियों वहां पर है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में साथियों नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है और ये साथियों बहुत आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस पृष्ठता के उन्मूलन की अगर बात करें यानी कि इस पृष्ठता के पर रोक की बात करें तो छुआछूत पर रोक साथियों लगाई गई थी इस अनुच्छेद के तहत। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के साथियों इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया है? यानी कि मनी बिल को साथियों किसमें इसकी बात की गई है? मनी बिल के बारे में बताइए। तो मनी बिल को एक तरीके से हिंदी में क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए धन विधेयक के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 110 कहता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए मनी बिल के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है, तब भी आपको बताना है अनुच्छेद 110 ही कहता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? चलिए तो समानता की अगर बात करते हैं साथियों तो समानता के बारे में बताइए। क्या आपका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथियों हो सकता है? बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? बताइए। चलिए
तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के वर्गों के बारे में, तो अनुच्छेद 29 साथियों किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, यानी कि उपाधियों के अंत के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 18 बताता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो यहां पर साथियों बात की गई है शोषण। एक तरीके से शोषण क्या होता है? मान लीजिए कोई मजदूर है, वो पैसा उसको दिया जा रहा है 8 घंटे काम करने का, लेकिन आप उससे 10 घंटे काम करवा रहे हो, तो ये 2 घंटे आपने उसका क्या किया? शोषण किया साथियों। तो उसके खिलाफ आपके पास अधिकार है कि उसके खिलाफ आप कोई एक्शन ले सकते हो। तो इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है साथियों? अनुच्छेद 23 में है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 की साथियों जब हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 368 में किस बात का जिक्र है? संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना? सहमति के साथ संशोधन किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार देता है? यानी कि जो रोजगार है ना, रोजगार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के जन्म स्थान के आधार पर, या वंशज के आधार पर, या गोरे काले के आधार पर। इस पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि रोजगार में समान अवसर दिया जाएगा। तो इस बात का जिक्र साथियों कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ये मैं आपको बता चुका हूं साथियों। उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को हम और आप नहीं चुनते हैं, बल्कि हमारे और आपके द्वारा जिन लोगों को चुना जाता है उनके द्वारा साथियों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो बात करें साथियों संसद के, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित साथियों कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 66 साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त साथियों क्या क्या है? तो बात करें अगर जिस देश में जन्म हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, वंश अगर है तो मिल जाएगी साथियों, देशीकरण है तो तब भी मिल जाएगी, लेकिन संपत्ति के आधार पर साथियों नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए मेरी कनाडा में संपत्ति पड़ी है, तो मैं साथियों कनाडा की इस आधार पर नागरिकता ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में साथियों उल्लेख करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब हम बात करते हैं भाग 2 की, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक साथियों अनुच्छेद है। तो ये किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 किसके बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। अगर ये पूछ लिया जाए, या अगर ये पूछ लिया जाए कि भाग 2 में साथियों किसका जिक्र है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर भाग 3 की बात करते हैं, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किया गया है, ठीक है ना? ये बात भी साथियों आपको ध्यान रखना है। और भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकारों का जिक्र है, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ये बात भी साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो मौलिक अधिकार के रूप में साथियों यानी कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन संभाषण का अधिकार साथियों एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूं साथियों मौलिक अधिकार का जिक्र भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? यानी कि जो मौलिक कर्तव्यों को साथियों जोड़ा गया है ना, ये कौन सा संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए
तो क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है? आप लोग ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है साथियों? 11 है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है? यानी कि संविधान की आत्मा साथियों किसे कहा जाता है? तो जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार को, मूल अधिकार को ही साथियों क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखेंगे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें कौन से भाग में साथियों इसका जिक्र किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, तो चौथे भाग में इसका जिक्र किया गया है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि चौथे भाग में किया गया है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर पूछे कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर साथियों बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों इनको क्या कहा था? अनोखी विशेषता वाला बताया था एक तरीके से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का चौथा अध्याय साथियों किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित? देखिए एक क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा जा सकता है, लैंग्वेज को बदल बदल कर कितनी तरीके से साथियों पूछा जा सकता है, तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपसे वो पूछ रहा हूं जो अभी मैंने आपको पढ़ाए थे। बस मालूम यह करना है साथियों जो अभी 10 मिनट पहले आपने पढ़ा है, क्या उनको आप याद रख पा रहे हो? तो बताइए साथियों कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अगर आपका उत्तर है भारत, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च कानून किसे कहा जाता है साथियों? तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर भारतीय संविधान आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता साथियों किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? साथियों इस वीडियो में हमें पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस देखना है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सी बात इसमें से गलत है राष्ट्रपति के बारे में? क्या राष्ट्रपति साथियों प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति नहीं करते? तो करते हैं साथियों, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के देश के प्रथम नागरिक नहीं होते? तो आपसे अगर पूछा जाए कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कहलाते, ये बात भी साथियों बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करते हैं, यह गलत है। क्यों? क्योंकि साथियों राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, ये आपको याद रखिए। आंसर आपका जो जाएगा कुल मिला के वो डी के साथ जाएगा। कौन सा साथियों वाक्य गलत था? तो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत था और वही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होते हैं साथियों? राष्ट्रपति ही। आप लोग ध्यान रखिएगा संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ की अगर साथियों बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाते हैं? बताइए। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में लिखा है, तो अनुच्छेद 60 में। और आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही साथियों राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये
ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो पूछा जा सकता है इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो महाराष्ट्र में साथियों इनका जन्म हुआ था और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का साथियों प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है रक्षा बलों की अगर बात करें साथियों तो इसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति ही होते हैं। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति साथियों कौन थे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब हम बात करते हैं तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है और इनको भारत रत्न भी साथियों मिला था। उसके बाद देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है, क्योंकि हम और आप तो वोट नहीं देते, ना राष्ट्रपति को वोट देते हैं और ना उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं, तो ये किनके द्वारा चुने जाते हैं। अगर बात करें साथियों जो संसद के दोनों सदन होते हैं यानी कि एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, इनमें जो सदस्य होते हैं वो लोग इनका साथियों चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। तो आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि पहला लोकपाल विधेयक साथियों भारत की संसद में कब पेश किया गया, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे 1968 में पहला लोकपाल विधेयक साथियों ये संसद में पेश किया गया। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच यानी कि एक सत्र हुआ उसके बाद दूसरा सत्र हुआ, तो इन दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, यानी कि उससे ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता। तो 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा अंतराल हो सकता है, उससे ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों संसद के 3 अंग होते हैं। एक तरीके से बात करें तो राष्ट्रपति भी एक संसद का ही अंग है, लोकसभा भी संसद का अंग है और राज्यसभा भी संसद का ही अंग है, लेकिन विधान परिषद साथियों संसद का अंग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं साथियों विधान परिषद की, तो विधान परिषद एवं विधानसभा ये विधानमंडल के भाग हैं। किसके, विधानमंडल के 2 भाग हैं, एक तो विधान परिषद और विधानसभा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें संसद का जिक्र साथियों कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में साथियों संसद का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष साथियों किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, राज्यसभा का अध्यक्ष भी कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन साथियों किसे कहा जाता है। अगर बात करें साथियों निम्न सदन अगर आपसे पूछा जाता है तो लोकसभा आप लोग ध्यान रखते हैं, उच्च सदन आपसे पूछा जा रहा है तो राज्यसभा आपको याद रखना है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, तो भारत की अगर बात करें संचित निधि से अगर पैसा व्यय करना हो, खर्च करना हो, तो क्या राष्ट्रपति की अनुमति से या सहमति से करेंगे, संसद की मंजूरी से करेंगे या साथियों सीएजी की मंजूरी से करेंगे या उपरोक्त अधिकारियों की मंजूरी से करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों संसद की मंजूरी से करेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संसद से पहले इजाजत ली जाएगी, मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद साथियों संचित निधि से धनराशि को व्यय किया जा सकता है। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट साथियों कहां पर प्रस्तुत किया जाता है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि केंद्रीय बजट साथियों किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अगर बात करें साथियों कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। राज्यसभा के बारे में साथियों इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, यह बात तो बिल्कुल सही है साथियों, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, ये नहीं साथियों, राज्यसभा तो संसद का उच्च सदन है, यह गलत हो जाएगा। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, तो यह भी गलत है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह भी साथियों गलत है। क्यों, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य का जो 1/3 सदस्य होते हैं ना, ये हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी साथियों नीचे वाले तीनों गलत हो जाएंगे। सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, तो वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए
उसके बाद देखिए धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। तो धन विधेयक साथियों कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या ना तो लोकसभा में और ना राज्यसभा में। तो आप लोग ध्यान रखें, में एग्जाम में साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धन विधेयक को कहां पर प्रस्तावित किया जाता है, तो केवल और सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? एग्जाम में साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? रक्षा मंत्री की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का मतलब क्या होता है? सदन का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित सदस्य। अगर बात करें ना, देखिए सदन का नेता किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को साथियों सदन का नेता कहा जाता है, या लोकसभा का नेता भी कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के द्वारा अगर नामित कोई मंत्री है तो उसको साथियों कहा जा सकता है सदन का नेता। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करता है? तो कौन साथियों राष्ट्रपति को सूचित करता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है इस अनुच्छेद के बारे में कि इस अनुच्छेद में क्या है साथियों, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को कौन बताता है? ये सारी जानकारी साथियों राष्ट्रपति पद तक प्रधानमंत्री ही पहुंचाता है। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? टॉप टेबल वाला साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे? यतो धर्मस्ततो जया, ये क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदर्श वाक्य है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों, जो जिला होते हैं, जो सत्र न्यायाधीश होते हैं, किसके नियंत्रण के अधीन, किसके अंडर में कार्य करते हैं? तो जो राज्य के हाई कोर्ट होता है, राज्य का हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसके साथियों अधीन कार्य करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। साथियों अगर बात करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आप सभी के लिए, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए साथियों एक पूरा मॉडल पेपर तैयार कर रखा है। जैसे कि एक ही क्लास होगी, उसमें हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, जितने प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके अलावा सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न होंगे, मैथ के भी क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे। तो वो चारों विषय का संपूर्ण ज्ञान आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, यानी कि एक मॉडल पेपर की एक वीडियो है। ऐसी लगभग साथियों 8 से 10 मॉडल पेपर मैंने बना रखे हैं। अगर आप साथियों एग्जाम को आसानी से क्रैक करना चाहते हैं और कम पढ़कर क्रैक करना चाहते हैं, तो उस 10 मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। उसके अलावा अगर एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 80 प्रश्नों का साथियों 4 विषयों का संपूर्ण ज्ञान एक ही वीडियो में, तो उसमें भी लगभग 7-8 मॉक टेस्ट मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में एक सीट आप पाएं, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को एकदम घोल कर साथियों आपको पी जाना है। तो उसका लिंक साथियों एक तो डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन नहीं तो आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बराबर एक प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होगा, वहां पर जाके आपको सामने ही दिख जाएगी सारी चीजें। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश साथियों आपसे पूछी जा रही है, क्या आपका राइट आंसर होगा? तो फातिमा बीबी, आप लोग ध्यान रखेंगे, एम फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। आंसर आपका बी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, यानी कि रिटायरमेंट की साथियों उम्र इनकी क्या होती है? तो इनकी उम्र साथियों होती है 65 वर्ष। ये साथियों 5 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी साथियों कुछ ही वर्षों में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो कौन कौन से कथन बिल्कुल साथियों सत्य हैं? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, क्या समान होता है? मतलब क्या मुख्यमंत्री जो होता है साथियों क्या राष्ट्रपति के समान होता है? नहीं हो सकता साथियों ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है साथियों। और उसके बाद लिखा हुआ है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत
प्राप्त है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो नीचे वाले साथियों बी सी डी बिल्कुल सही है। सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र आयु कितनी चाहिए होती है? देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे 35 वर्ष की जब हम बात करते हैं साथियों, 35 वर्ष की अगर बात करें तो राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष उम्र, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष उम्र, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष उम्र। अगर बात करें साथियों 30 वर्ष किसकी किसके लिए चाहिए होती है, तो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष उम्र। लेकिन अगर 25 वर्ष की बात करते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 25 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनना है साथियों तो 25 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें, मुख्यमंत्री बनने के लिए साथियों 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति साथियों कौन करते हैं? तो अगर बात करें यहां पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं साथियों? राष्ट्रपति ही करते हैं। आंसर आपका डी के साथ। भारत में सबसे पुराना साथियों हाईकोर्ट इनमें से कौन सा है? तो भारत की जब भी साथियों आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो आप लोग लगा देंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है, कलकत्ता हाईकोर्ट साथियों ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहलाया जाता है। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1862 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग एक तरीके से याद करेंगे, चलिए याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे, बताइए। चलिए, तो नीति आयोग की साथियों जब बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो आंसर आपका डी के साथ जाएंगे। इनके नरेंद्र मोदी जी ही नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है साथियों? अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा यानी कि ये दोनों सदन अगर चाहें तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 243 का सी ये किससे संबंधित है? ये एग्जाम में साथियों क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 का सी। तो अनुच्छेद 243 की सी की साथियों जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे पंचायतों की संरचना से संबंधित ये अनुच्छेद है। कौन सा? अनुच्छेद 243 का सी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो महिलाओं के लिए साथियों 1/3 सीट यानी कि 3 में से 1 सीट का अगर बात करें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। कहां पर? तो पंचायती राज में। ये आपको ध्यान है, आंसर आपका कुल मिला के अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है, बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या होती है साथियों आपसे पूछी जा रही है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसजेंडिंग इंडियन नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नीति की अगर बात करें NITI की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है, बताइए। चलिए बहुत शानदार साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये। अगर बात करें पुरुषोत्तम दास टंडन की तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजों को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? 15 वर्ष के साथ आपका आंसर जाएगा। यानी कि संविधान के लागू होने से लेकर 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि जब संविधान लागू हुआ तो कहा यह गया कि आने वाले 15 सालों तक साथियों अंग्रेजी को इस्तेमाल किया जाता रहेगा एक सहयोगी भाषा के रूप में साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा
घोषित किया? यह अनुच्छेद साथियों आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो अनुच्छेद 343 आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 343 में ही साथियों हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में साथियों लिया गया। और कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत साथियों लिया गया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों, एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की? तो कब स्थापित की साथियों? 29 मार्च 1982 को स्थापित की। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। बिल्कुल सही। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को साथियों कौन से उपनिषद से लिया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यहां पर लिखा हुआ साथियों सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की सदैव विजय होती। क्या? सत्य की हमेशा विजय होती है, सदैव विजय होती, इसको ही साथियों कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1953 में आप लोग ध्यान रखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? बताइए। तो अगर बात करें साथियों कर सुधारों से संबंधित कौन सी समिति है? तो राजा चोलैया समिति की अगर बात करें तो यह साथियों कर सुधारों से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर आपसे साथियों यह पूछ लिया जाए कि चोलैया समिति 2, क्या चोलैया समिति 2 का गठन जो किया गया यह किसके लिए किया गया? यह काले धन की समाप्ति के लिए किया गया। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। तो रेडक्लिफ आयोग की अगर बात करें भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियुक्त किया गया था? तो नहीं। स्वाधीनता विधेयक को लागू करने के लिए? तो नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए क्या रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था? तो मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? बताइए। तो एक ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जो वित्त मंत्री होता है ना, वित्त मंत्रालय अगर बात करें, वित्त मंत्रालय ही साथियों राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य साथियों कौन बना? बताइए। चलिए तो भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष साथियों सदस्य कौन बना? आलोक रावत बने। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आरटीआई की जब हम बात करते हैं ना साथियों, आरटीआई की अगर बात करें यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में कहेंगे सूचना का अधिकार। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब साथियों प्रभावी हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 2005 में, क्या महीना कौन सा था? तो अक्टूबर 2005 में साथियों इसकी ये प्रभावी हुआ। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताइए। तो भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम साथियों 1926 में पारित किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? बताइए। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 1968 में। क्या साथियों? 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर यहां पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित किया गया था, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता साथियों किसने की थी? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा या लॉर्ड मैकाले के द्वारा? तो किसके द्वारा साथियों? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ पर भारतीय दंड संहिता लिखा हुआ है। अगर बात करें भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 23 अध्याय हैं। और पूछा जाए साथियों कितनी धाराएं हैं, तो 511 धाराएं हैं। ये बात भी आपको जरा एक बार ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कितने मौलिक कर्तव्य साथियों, प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, मुझे देखना है कि आप इसका उत्तर देने को तत्पर हो या नहीं। तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब उसके बाद देखिए ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने को तत्पर हो या नहीं हो, बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है, बिल्कुल साथियों। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, ये गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो कौन सा साथियों गलत है? अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन आपने देखे, पूरी पॉलिटी के, पूरे संविधान के सबसे खास और सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए। जिस टाइप के एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने पूरा एनालिसिस किया कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पाया कि जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए साथियों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो 100 चुनिंदा ये क्वेश्चंस आपको संविधान के कैसे लगे, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग जरूर रखेंगे। तो इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने 2 से 3 मित्रों को एक बार शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करके बता देंगे वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कौन सा एग्जाम आपके मतलब का है। उस प्लेलिस्ट में साथियों जाकर देखिए, बहुत खास खास वीडियोस आपके लिए बना रखी हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।